क्या काम करते हो? मुस्लिम कौम के लिए चड्डी धोते हो आरएसएस वालों के हरामखोरो। मैंने क्या कर रहे हो वहां जाकर काम, ये तो बताओ। तुम्हें तो कुछ बनाया नहीं गया, ना मंत्री ना संतरी। क्या कर रहे हो? कौम की दलाली कर रहे हैं, कौम के उभरते हुए सितारे को बुझाना चाहते हैं, कौम के टैलेंटेड नौजवानों को तबाह करना चाहते हैं, कौम के उद्योगपतियों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, कौम के उन रहनुमाओं को दागदार बनाना चाहते हैं जिन रहनुमाओं के अंदर रहनुमाई की सलाहियत और योग्यता। ये इनका काम है। ये चड्डी ढोने नहीं गए वहां कि उनकी चड्डी जाके धोएंगे और सुखाएंगे। क्या पता ये भी करते होंगे। लानत है ऐसे कासमियों पर और ऐसे नदवियों पर और ऐसे तमाम माने आलिमों पर। अल्लाह के फरिश्ते भी इनके लिए बद्दुआ करते होंगे। पता नहीं इन्हें मरना है कि नहीं मरना है, पता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इकरामुल हक। आप देख रहे हैं इनकलाबी हिंदुस्तानी लाइव। आज हमारे मेहमान हैं गुलाम सरवर साहब। अभी जो बॉर्डर पे चाइना और हिंदुस्तान का मसला जो चल रहा है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चाइना भारत डिस्प्यूट है इस समय, इस पर मुल्क में कन्फ्यूज़न है। पूरे देश में लोगों को एक अजीब सा फीलिंग हो रहा कि भाई हो क्या रहा। इस सच्चाई को जानने के लिए लोग व्याकुल हैं कि वास्तविक स्थिति वहाँ है क्या, LAC पर हो क्या रहा, क्या गतिविधियाँ। शुरू से ये बातें इस देश में देखी जा रही हैं कि कहीं न कहीं ऐसे अवसर पर सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और मीडिया का भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है कि वो सरकार की पॉलिसियों का साथ दे। लेकिन पिछले 6 वर्षों से जो सरकार केंद्र में है, सत्तासीन है, वो सरकार है जिसने 2013-14 में गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर ये कहा था कि मैं वो नहीं हूँ कि किसी के सामने घुटने टेक दूँ, मैं तो आंखें लाल करके आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन इस समय की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे CA NRC के समय हुई थी। CA NRC के समय सरकार के द्वारा देशवासियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा था कि ये कानून केवल और केवल माइनॉरिटी को अफेक्टेड करेगा, बाकी देश के जो बहुसंख्यक हैं, जो मेजॉरिटी हैं, उनके लिए ये बेनिफिटेबल होगा। लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं आया और लोग अब तक, मेजॉरिटी भी ये समझ नहीं पाया कि आखिर इस कानून में किसका हित है, किसका फायदा है, किसका प्रॉफिट है। ये एक परेशानी की बात रही और वो कंफ्यूजन अब तक बरकरार है लगातार, मेजॉरिटी में भी माइनॉरिटी में भी। ठीक इसी तरह आप कोरोना महामारी में देखेंगे, पूरे देश में कंफ्यूजन रहा। किस तरह का रोग है, कैसे बचाव होगा, कैसे इलाज होगा, कैसे इसके फैलाव को रोका जाएगा। जब ये रोग आया देश में तब सरकार सो रही थी और जब 5000 के करीब पहुंच गया तो लॉकडाउन कर दिया गया, अनप्लान्ड लॉकडाउन। और उसका आज स्थिति यह है कि जब 3-4 लाख के करीब, 3 लाख से ऊपर हो चुका, अब 4 लाख होने वाला है, तो अनलॉक कर दिया गया और सामान्य जीवन लोग जीने लग गए। तो ये तो सरकार की जितनी पॉलिसी सब वैसी सेम यही स्थिति चाइना के साथ हो गया। चाइना भारत में झड़प कहा जा रहा, शब्द झड़प इस्तेमाल किया जा रहा। 20 सैनिकों की शहादत को आप झड़प कहते हैं, ये अपने आप में एक हास्यास्पद है कि वो झड़प कैसे हो गया। ये तो वाज़ाफ्ता है कि युद्ध होता। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी एक चौंकाने वाली बात जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था साहब, उन्होंने यह आरोप लगाया कि बगैर हथियार के कैसे गए सैनिक बॉर्डर पर और कैसे उनसे मुठभेड़ हो गया। अब ये एक परेशान करने वाली बात है कि भाई सेना और बगैर हथियार के, ये कौन सी बात हो गई। सेना तो जब भी जाएगी तो हथियार के साथ जाएगी। सेना कभी बगैर हथियार के रह सकती है क्या? लेकिन हथियार के साथ सेना नहीं है। ये बातें आ गई, तस्वीरें और वीडियोस आ गए कि सेना के पास हथियार नहीं है, यानी कि निहत्थे सेना वहां पर क्या कर रहे थे। ये सरकार की पॉलिसी और देश में असमंजस है, कुछ बताया नहीं जा रहा। अब जो स्थिति है तो बस धरना प्रदर्शन देश में हो रहा साहब।
चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर दो। और तो बहिष्कार करना बदला लेना है क्या? बहिष्कार की बात तो 20 साल से यहाँ स्वदेशी जागरण मंच कर रही है, तो उसका असर हो गया क्या? जितनी बातें बहिष्कार की गई और जिन जिन लोगों के द्वारा की गई, उन लोगों ने ही चाइनीज को अपनाया। आप देखो बाबा रामदेव, 2.25 आंख वाले बाबा, स्वदेशी अपनाओ, देश बढ़ाओ, भारत बढ़ाओ, विदेशी गाड़ी पर चलना, विदेशी सामग्रियों का इस्तेमाल करना, ये सब काम बाबा रामदेव कर रहे हैं। अच्छा, ये 45 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने तानातानी है हिंदुस्तान और चाइना के बीच में। क्या रीज़न है कि इस तरह का माहौल बन गया है? क्या मोदी जी का और ट्रम्प का साथ आना चाइना को खटक रहा है? नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि जब एक पड़ोसी को ये पता है कि अमेरिका दुनिया के लिए एक चुनौती है और दुनिया के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ। अमेरिका वो देश है जो ताकत के बल पर व्यापार को बढ़ाता है, ताकत के बल पर हथियार बेचता है और दुनिया के तमाम देशों में आंतरिक हस्तक्षेप करता है। लेकिन चीन इसको बर्दाश्त नहीं करता। चीन ने सदैव अमेरिका को चैलेंज किया और विश्व पटल पर अमेरिका को आंखें दिखाया। चीन को ये लगने लगा कि पड़ोसी देश भारत, जो रशिया का मित्र था, अचानक अमेरिका का मित्र कैसे हो गया, और इतना बड़ा मित्र कि विश्व में इस समय भारत का सबसे बड़ा मित्र अमेरिका कहा जाता है। ये तो अवसर अभी नहीं मिला है, मित्र को मुसीबत में आजमाया जाता है। हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कभी कि देश में उस तरह की आपदा आए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई, मेरा अनुमान है कि अमेरिका धोखा देगा। लेकिन शायद मोदी जी ये समझ रहे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं साहब, कैसे नहीं समझेंगे। और ये अमेरिका के रिलेशन है, हमारे मिडिल ईस्ट कंट्री के भी बहुत सारे देश हमारे विरोध में आ गए हैं, जैसे ईरान हो गया, ईरान है, तुर्की है, आपका फिर तुर्की तो आपका उधर नहीं, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच का वो भी है। तुर्की अमेरिका के करीब आने के कारण भारत से किनारे हो गया, मलेशिया किनारे हो गया, ईरान किनारे हो गया, इराक किनारे हो गया, और सिर्फ सऊदी अरब को छोड़कर रशिया भी हमसे दूर होते जा रहा है। रशिया तो पूरी तरह से अब दूर हो गया, होते जा नहीं रहा, दूर हो चुका। अब रशिया से नेपाल हो या फिर श्रीलंका, सबसे आश्चर्यजनक मामला रिलेशन हमारे खराब होते जा रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री, जो अभी वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, ये इनका एक वीडियो अभी वायरल हो रहा। ये कह रहे थे 2013 में कि ये सरकार, जिसको लाखों की आबादी रखने वाला देश, क्या कहते हैं, पड़ोसी देश मालदीव जो है, वो आंखें दिखा रहा है और ये सरकार खामोश बैठी है। मैं राजनाथ सिंह जी से पूछता हूं कि लाखों की आबादी रखने वाला नेपाल, जो हिंदू राष्ट्र भी है और बगैर पासपोर्ट के आना जाना भी है, और उसकी अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है, भारत पर ही टिकी हुई है, उसका सारा मामला जो है वो भारत से चलता है, उसके बावजूद वो भारत को सिर्फ आंखें नहीं दिखा रहा, गोली भी दिखा रहा। अगर आंख ही दिखाता तो बात मानी जाती। उसने गोली चलाई और भारत के नागरिकों की हत्या हुई। उसने एक विवादित नक्शे को सदन से पास करवाया जिस पर भारत की आपत्ति थी, तो भारत को तो उसने किनारे कर दिया। और मोदी काल में इतने दिनों से हिंदुस्तान हमेशा फिलिस्तीन का समर्थक रहा है और इजराइल का विरोधी रहा है, लेकिन मोदी काल में देखा जा रहा है कि हमेशा खुल के इजराइल से सपोर्ट और अमेरिका को सपोर्ट किया जा रहा है, और उससे दिन प्रतिदिन इसके रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश की। इजराइल में एक संगठन है मूसाद। मूसाद जो इंटेलिजेंस है इजराइल का, वो विश्व का सबसे श्रेष्ठ इंटेलिजेंस है, और उससे सबक लेने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उससे संपर्क साधा था, मूसाद से। चूंकि इजराइल का दुश्मन फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का नाम आते मुसलमान नाम आ जाता, तो वहाँ ये लगने लगा कि यहूदी और मुसलमानों के बीच झगड़ा। सच्चाई है कि इजराइल जो देश है उसमें भी मुसलमान 8-10% हैं। तो ये देश देश का झगड़ा, धर्म का झगड़ा नहीं है। विवाद के जड़ में भले एक मस्जिद है, लेकिन है देश देश का झगड़ा। लेकिन आरएसएस को ये लगा कि मूसाद जो फिलिस्तीन और पूरे गल्फ कंट्री को बांध कर रखता है अपने वो माने अनुभव से,
और अपने एक्सपीरियंस से सबको कवर करके रखता है, तो उससे अगर संपर्क मधुर किया जाएगा, संबंध मधुर किया जाएगा, तो भारत के मुसलमानों को हम काबू में रख सकेंगे। और बहुत हद तक उस पर आरएसएस ने अमल किया। आरएसएस और मोसाद का पहले गठबंधन हुआ, बाद में मोदी जी का और इस्राइल के प्रधानमंत्री का गठबंधन हुआ और दोस्ती हुई है। 20 साल से अधिक हो चुके हैं। आरएसएस मुख्यालय में मोसाद के लोग बैठते हैं और आरएसएस के लोग इस्राइल जाकर ट्रेनिंग लेते हैं मोसाद से। इस बात को पहले तो समझिए। क्या हिंदुस्तान का और ये जो आपका इजराइल का इतना अहम रिलेशन है कि हम मिडिल ईस्ट से पूरे कंट्री से रिलेशन खराब कर लें, बर्बादी होगी। देखिए, नेपाल से रिलेशन खराब कर लें, चाइना से रिलेशन खराब कर लें, सबसे कर लें, पाकिस्तान से रिलेशन खराब कर लें हम। मैं बता रहा हूँ, आरएसएस को पता दुनिया है की आधी आबादी से हम रिलेशन अपना हिंदुस्तान का इतना अहम है। मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ होना क्या है। जो तैयारियां चल रही हैं, तैयारी ये चल रही कि मुसलमान को दुश्मन बताकर किसी भी तरह से इनको हाशिए पर लाना, हुकूमत करने, छीनने, बनाने, बिगाड़ने का मादा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौम में। ये बात मैं पॉइंट की कह रहा हूँ, ऐतिहासिक बातें हैं, वक्त नहीं है, मैं साबित कर दूंगा। ये आरएसएस को पता है एक वर्ग यहाँ SC ST है और OBC है, उसने कभी हुकूमत का, उसको लगता है कि ये वर्ग ना हुकूमत छीन सकती है ना हमको कुछ कर सकती है। सारा दौलत 100% अगर दौलत है तो उसमें 80% दौलत मनुवादियों के कब्जे में है, ब्राह्मणों के कब्जे में। 20% में ये पूरी 85% आबादी। अब दौलत पर तो कब्जा हो चुका, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। मान लीजिए दूध हो जाए 500 रुपये लीटर, मेरे पास 5000 करोड़ रुपए हैं, मेरे लिए क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जिसके पास 500 रुपये हैं वो 1 लीटर दूध लाएगा या चावल लाएगा। संकट है ना। तो संकट में देश को डाला जाएगा, 85% को डाला जाएगा। मनुवादी संकट में नहीं जाने वाले। इन्होंने दौलत को जमा कर लिया, लूट के, खसोट के, फुर वाली टीम का पता है ना आपको, जो 68,000 करोड़, तो 13,000 करोड़, तो 50,000 करोड़, 1000 करोड़ हम लोग बोल दे रहे हैं। गिनने में 1000 महीने हमको लग जाएंगे। अगर हमें बैठा दे तो गिन के भी भूल जाएंगे कि कितना उधर रखे गिन के और कितना इधर रखे। 68,000 करोड़, समझ रहे हैं बात? माना एक जिला आदमी खरीद ले उतने में जमीन। इतने पैसे तो एक लोगों ने रख लिए अपने पास। तो अब इसका खमियाजा तो SC ST OBC को भुगतना पड़ेगा। एक बात मैं मेंशन कर दूं, और ये इसको थ्रेट समझिए, धमकी समझिए, जो समझिए, एक खमियाजा यहाँ के SC ST OBC को ही भुगतना पड़ेगा, मुसलमान नहीं भुगतेगा। क्योंकि मुसलमान के इतिहास में कहीं गुलामी नहीं है। चाइना में उदाहरण दे दूं, चाइना में माइक्रो माइनॉरिटी है मुसलमान, लेकिन सरकार के अत्याचार के खिलाफ सरेंडर नहीं किया। आज भी वो विश्व पटल पर हो या स्थानीय स्तर पर हो संघर्ष कर रहा है। हम तो संघर्ष करेंगे, आरएसएस के मंसूबे को हम कामयाब होने नहीं देंगे। SC ST OBC के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो हमारे इस संघर्ष में हमारा साथ देंगे देंगे या नहीं देंगे। देश और स्वयं अपने समाज को वो बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, प्रश्न उन पर है। अब तक मुस्लिम लीडरशिप से ये गलती हो रही कि बार बार वो SC ST के पीछे जा रहे हैं। नहीं, हम अब आह्वान करते हैं SC ST OBC के लीडरों को कि अगर देश बचाना है तो मेरे पीछे आपको आना पड़ेगा, वरना आप गुलाम बनोगे। ये लिख लो, ये सारा प्लानिंग इनको गुलाम, देश को गुलाम बना। आर्थिक तो गुलामी हो चुकी है, आर्थिक गुलामी हो चुकी है। आप गांव में रिपोर्टिंग कीजिए जाकर। हाँ, एक और ये ट्रेंड देखा जा रहा है यहाँ की ST हो या SC हो, सबके अपने अपने लीडर हैं, लेकिन मुसलमानों का लीडर यहाँ कोई नहीं है। और हर कोई चाहता है कि मुसलमान सिर्फ वोटर बना रहे, उसका लीडर कोई नहीं हो। आरएसएस ने ये माइंड सेट करवाया था और मुसलमान उसका शिकार हो गया। मुसलमानों ने कभी कोई आइडियल पेश नहीं किया और बताया नहीं। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ, बहुत सारे ऑफर्स हमें भी आते हैं, हम लोग बराबरी की बात करते हैं। लीडरशिप की क्षमता हमारे अंदर है, हम तमाम लोगों में है। हमारे यहाँ एक बड़ी ख़राबी है जिससे हम अगर निमट लिए तो हम यहाँ के SC ST OBC को अपने पीछे गोलबंद कर सकते हैं। वो ख़राबी ये है कि आपको शायद फील्ड में जब जाएंगे तो आश्चर्य होगा ये खबर सुनकर कि हमारे यहाँ हमारे ही लोगों के पैर खींचने वालों की तादाद बढ़ा दी गई है। आरएसएस ने अपना एक कुंबा बनाया है मुसलमानों का, मौलवियों का, आलिमों का। दारुल उलूम देवबंद, इस बात को दिखाइएगा जहां तक जाए वीडियोस। दारुल उलूम देवबंद एक एशिया का बड़ा मदरसा,
वहां से फारिग होने वाले कासमी, जिससे कौम को बड़ी उम्मीद होती है, 20 कासमी आरएसएस में काम कर रहे हैं। 20 नाम बोलिए तो मैं एक लाइन से गिना दूं, और 3-4 नाम तो टीवी पर आ ही रहे हैं, समझिए, कासमी। अब क्या बचा? तो ये लोग जब आरएसएस में काम कर रहे हैं, आरएसएस का जो विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसमें ये काम करते हैं सब। ये क्या काम करते हैं? इनसे पूछा जाए क्या काम करते हो? मुस्लिम कौम के लिए चड्डी धोते हो आरएसएस वालों के, हरामखोरो। मैंने क्या कर रहे हो वहां जाकर काम, ये तो बताओ। तुम्हें तो कुछ बनाया नहीं गया, ना मंत्री ना संतरी। क्या कर रहे हो? कौम की दलाली कर रहे हैं, कौम के उभरते हुए सितारे को बुझाना चाहते हैं, कौम के टैलेंटेड नौजवानों को तबाह करना चाहते हैं, कौम के उद्योगपतियों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, कौम के उन रहनुमाओं को दागदार बनाना चाहते हैं जिन रहनुमाओं के अंदर रहनुमाई की सलाहियत और योग्यता। ये इनका काम है। ये चड्डी ढोने नहीं गए वहां कि उनकी चड्डी जाके धोएंगे और सुखाएंगे। क्या पता ये भी करते होंगे। लानत है ऐसे कासमियों पर और ऐसे नदवियों पर और ऐसे तमाम माने आलिमों पर। अल्लाह के फरिश्ते भी इनके लिए बद्दुआ करते होंगे। पता नहीं इन्हें मरना है कि नहीं मरना है, पता नहीं आखिरत और जन्नत पर इनका यकीन है कि नहीं है। कौन से मुसलमान है, किस तरह से तालीम हो गई। हमें तो तालीम देने वालों पर भी सवाल खड़ा कर देना पड़ता है कि दारुल उलूम से फारिग होकर आरएसएस में काम कर रहे हैं साहब। ये 10-15 साल जो है दर्स व तदरीस इनकी हुई, तालीम हुई, तरबियत हुई। ये तरबियत हुई कि आरएसएस की चड्डी जाकर धोएंगे और उभरते हुए तमाम सितारों को ग्रहण लगाने का काम ये कर रहे हैं। आज की तारीख में मेरे पास सैकड़ों इसकी मिसालें हैं, इसका उदाहरण मौजूद है कि ये ग्रहण लगाते हैं। ये लोग बैठकर इनको प्लान किया जाता है, पता लगाओ मुस्लिम सियासत में या मुस्लिम तिजारत में या मुस्लिम तालीम में कहां पर आगे बढ़ रहा है। अगर लीडिंग कर रहा है एजुकेशन में कोई लड़का, तो उसे आतंकवाद के नाम पर उलझा दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा, दंगे के नाम पर उलझा दिया जाएगा, एनएसए लगा दिया जाएगा, उन पर यूएपीए लगा दिया जाएगा। अगर वो उभर रहा तिजारत में तो उसे कानूनी फंदे में फंसा दिया जाएगा, उसे इनकम टैक्स का रेड करवा दिया जाएगा, उसे एसीबी के हवाले करवा दिया जाएगा। और अगर उभर रहा सियासत में तो उसे भाजपा का दलाल घोषित करवा दिया जाएगा, और नहीं तो दलाल बनवा दिया जाएगा। दोनों में से एक काम ये हो रहा है। एक सवाल और आपसे कि हाँ, अभी देवेंद्र सिंह जो टेररिस्ट के साथ लेके घूम रहे थे, उनको पकड़ा गया था, उन्हें बेल पे छोड़ा गया है। और तमाम एक्टिविस्ट, मुस्लिम एक्टिविस्ट हो या चाहे जो भी जेएनयू के हों या फिर डीयू के, कुछ एक्टिविस्ट गिरफ्तार किए गए हैं और उन पे एनएसए वगैरह लगाया गया है। ये बातें पूरी दुनिया देख रही है, देश भी देख रहा है। अभी तक सफूरा जरगर को अभी तक बेल नहीं मिला है, बता रहा हूं। मीरान हैदर को बेल नहीं मिला है। भारत के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को फिर कह रहा हूं, मनुवादियों को तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, उनका तो प्लान ही है। लेकिन ये जो एक मंडली है जो समझ नहीं पा रही है, उसको मैं कह रहा हूं। बिंद्रा जो डीएस बिंद्रा थे, वो लंगर चला रहे थे सब, उनको भी ये चार्जशीट में नाम दिया गया। उनका नाम है योगेंद्र यादव का नाम है। किसी ब्राह्मण का नाम हो तो बताइए। आप पूरी लिस्ट उठाकर देख लीजिए, किसी ब्राह्मण का नाम आ जाए तो आप बता देना, किसी राजपूत का नाम आ जाए तो बता देना। बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मजबूरी है। सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, इन्हीं का नाम आएगा। ये प्लांटेड मामला है। योगेंद्र यादव जैसा स्वच्छ छवि का आदमी जो किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, छात्रों की लड़ाई लड़ता है, जिसने क्या कहते हैं तमाम कानून का विरोध किया। जैसे यूएपी आया उसने विरोध किया, मॉब लिंचिंग हुई उसने विरोध किया, सीए एनआरसी आया उसने विरोध किया, किसानों की समस्याओं पर आंदोलन किया। उस आंदोलनकारी का नाम भी डाला जाता। डीएस बिंद्रा की गलती इतनी थी कि उसने लंगर खिला दिया। भूखों को खाना खिलाना अपराध, ब्राह्मण को खिलाइए, ब्राह्मण को तो आप मन भर भर के दीजिए, दान पे दान दे दीजिए, वो तो पुण्य होगा। और अगर एससी एसटी ओबीसी को खिला दिया तो अपराध है। और ये केवल प्रदर्शन और धरना में अपराध नहीं है। अभी जो कोरोना वायरस फैला था, वो मजदूरों का जो पलायन हो रहा था, वो मजदूर कौन थे? एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के मजदूर थे। और उनको खिलाने वाले पर भी मुकदमा हुआ। 800 से अधिक लोग जिन पर 188 का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मेरे जिला में 100 से अधिक लोगों का है जिन्होंने ट्रेन में खाना बांटा था। ये सरकार मनुवादियों की सरकार है, एससी एसटी ओबीसी को बर्बाद करने
पर और मुल्क को बर्बाद करने पर तुली हुई है, और ये इनको समझना होगा। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो SC ST OBC बचा सकता है। माइनॉरिटी के हाथ में बचाना नहीं है, माइनॉरिटी के हाथ में बचना है। कितना वो बच सकता है बच ले। देश को बचाने में वो लाख अपनी भूमिका निभाना चाहेगा, RSS उसको मेन भूमिका में आने नहीं देगा। हाँ, अगर SC ST OBC के लीडरान अगर तय कर लेंगे और इनकी साजिश को बेनकाब करते हुए ये ठान कर अगर मैदान में आ जाएंगे तो देश को बचा सकते हैं, लोकतंत्र को बचा सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं, वरना देश का संविधान संकट में है। ओके।